Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Army under ब्रिटिश रूल। तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो आर्मी सिस्टम था अंडर ब्रिटिश रूल एमर्ज हुआ, ठीक है ना, और कैसे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हुआ, ठीक है, उसका सिस्टम, और कैसे इस आर्मी ने इंटरेस्ट सर्व किया ब्रिटिशर्स का, ठीक है। ओके, सो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि ये जो आर्मी था इसको कंसीडर किया जाता था सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर। इट वॉज कंसिडर्ड एज ए सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर नेक्स्ट आफ्टर टू सिविल सर्विसेज, ठीक है। और इसके प्राइमरीली 4 फंक्शंस होते थे, ठीक है। और ये जो फंक्शंस होते थे कि फर्स्ट इसमें है कि जो इंडियन पावर्स हैं बेसिकली उनको कॉन्कर्ड किया जाए, इन जो इंडियन प्रिंसिपैलिटीज हैं, इंडियंस पावर्स वर कॉन्कर्ड, डिफेंड करना राज को, दैट इज ब्रिटिश एम्पायर को, ठीक है, इन इंडिया। और ये किससे डिफेंड करेंगे? फ्रॉम फॉरेन राइवल्स से, फ्रॉम फॉरेन राइवल्स से, ठीक है ना। जो बाहर की प्रिंसिपैलिटीज थी सच एज रशिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो एक्सटेंड करना चाहते थे अपना एम्पायर को, ठीक है ना, तो उससे भी हमको क्या करना था, ये आपका डिफेंड करवाएगी आर्मी, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो था इनका सेफगार्ड करना इंटरनल रिवॉल्ट्स, जो भी इंटरनल रिवॉल्ट्स हो रहे हैं इंडिया में अंडर ब्रिटिश टाइम पे, उस सबको टैकल करना। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसको यूज किया जाता था फॉर एक्सटेंडिंग एंड डिफेंडिंग ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सटेंडिंग एंड डिफेंडिंग ब्रिटिश एम्पायर इन एशिया एंड साथ ही साथ अफ्रीका में भी। तो ये आपके प्राइमरीली 4 फंक्शंस थे जो कि आर्मी परफॉर्म करती थी, ठीक है। अब इसका प्रॉपर एक हिस्ट्री, ठीक है ना, और कैसे ये इवॉल्व हुआ अंडर ब्रिटिशर्स और उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, वो सब चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले अगर हम देखें जो ये जो कंपनी का जो इवोल्यूशन थी या फिर इवोल्यूशन ऑफ कंपनी की जो आर्मी थी, ये डायरेक्टली कनेक्टेड थी उसके डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एम्पायर से, ठीक है। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पॉइंट, ये जो इवोल्यूशन था ऑफ आर्मी अंडर कंपनी या सिंपल कंपनी आर्मी, ये डायरेक्टली रिलेटेड था उसका डेवलपमेंट से इंडियन एम्पायर। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। बाय 18th सेंचुरी हमको ये देखने को मिलता है जो रॉयल फोर्सेस थी और स्पेशली इनमें से नेवी, उनको भेजा गया था इंडिया कंपनी को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, बिकॉज कंपनी को काफी ज्यादा ट्रबल्स फेस कर रहे थे और अलोन वो कैपेबल नहीं थी इन ऑर्डर टू टैकल चैलेंजेस, इसलिए रॉयल फोर्सेस को भेजा गया था। लेकिन ये जो फोर्सेस आई थी इसने ना काफी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दिया था, ठीक है ना, हेल्प करने के बजाय। इट इज बिकॉज इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो कंपनी की जो सिविलियन अथॉरिटी है, सिविलियन अथॉरिटीज है, और किंग ऑफिसर्स के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही थी। यही प्रॉब्लम्स थी विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू परमानेंट स्ट्रक्चर, ओके, जो कि था कंपनी आर्मी इन इंडिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कि फ्रॉम 16th सेंचुरी अगर हम देखें, ठीक है ना, कि क्या ट्रेडिशन था बेसिकली आर्मी का, ठीक है, ब्रिटिशर्स से पहले, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तरीके का तो आपका अरेंजमेंट होगा ना मिलिट्री का, हो सकता है चेंज फॉर्मेट में ही हो लेकिन कुछ अरेंजमेंट होगा।
तो फ्रॉम 16th सेंचुरी अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता था, तो नॉर्थ इंडिया में जो ट्रेडिशन था रिक्रूट करने का वो था मेनली पीजेंट आर्मीज, ठीक है ना। पीजेंट्स को बेसिकली आर्मीज में आप क्या करते थे, रिक्रूट करते थे, ठीक है ना। और ये जो सिस्टम था ये कॉन्टिन्यूड रहा था विद माइनर चेंजेस अंडर मुगल, ठीक है, ये कंटिन्यू रहा था, ठीक है ना। और बेसिकली इस टाइम पे इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें कोई भी आपका क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं था बिटवीन द पीजेंट आर्मी एंड सिविलियन पॉपुलेशन, तो नो क्लियर डिस्टिंक्शन, नो क्लियर डिस्टिंक्शन between peasant army on the one hand and civilian population on the other hand, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि 18th सेंचुरी में सम जो नॉर्थ इंडियन सक्सेसर स्टेट्स थे सच एज वो अवध हो गए, बनारस हो गए, तो उन्होंने क्या किया, एज पर द रिक्वायरमेंट इन्होंने सब कुछ मॉडिफिकेशंस किए इस सिस्टम में जो कि चला आ रहा था। मॉडिफिकेशंस किए कहां पे, इन रिक्रूटमेंट सिस्टम, ठीक है ना। इन रिक्रूटमेंट सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और सम सॉर्ट ऑफ डिस्टिंक्शंस को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। डिस्टिंक्शंस वर आल्सो मेड, डिस्टिंक्शंस वर मेड। नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी सिस्टम को बोरोड किया, दैट इज ये जो रिक्रूटमेंट सिस्टम था इसी सिस्टम को बोरोड किया ऑफ रिक्रूटिंग ये जो सिपाही सिस्टम है और सोल्जर आर्मी का जो सिस्टम है इसी सिस्टम को आपका बोरोड किया, ठीक है ना। अगर हम देखें कि यूरोपियंस में, ठीक है ना, कौन फर्स्ट थे जिन्होंने अपनी आर्मी को स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया था और इनिशिएट किया था, तो हमको बताया जाता है कि ये जो फ्रेंच हैं दे आर द फर्स्ट वन, ठीक है ना, जिन्होंने ये सिस्टम को इनिशिएट किया था आर्मी को इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है। और ये था आपका 1721 से 29 अमंग द यूरोपियंस। उसके बाद हमको दूसरा डेवलपमेंट देखने को मिलता है कि जो स्ट्रिंगल लॉरेंस है, ठीक है ना, वो कंपनी में दैट इज द ब्रिटिश में वो पहले माने जाते हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था परमानेंट इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट सिस्टम्स, ठीक है। अब ये क्यों किया था, ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं स्ट्रिंगर लॉरेंस, उनको कंसीडर किया जाता है फर्स्ट टू स्टार्ट दिस परमानेंट इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट, ठीक है। इट इज बिकॉज उस टाइम पे जरूरत पड़ रही थी स्पेशली ड्यूरिंग द एंग्लो फ्रेंच वॉर, तो एंग्लो फ्रेंच वॉर के टाइम पे आर्मी की जरूरत पड़ रही थी। उसी टाइम पे स्ट्रिंगर लॉरेंस, ठीक है ना, उन्होंने आपका ये इंट्रोड्यूस किया था और सिंपली स्टार्ट किया था परमानेंट इंडियन आर्मी को रिक्रूट करना इंडिया में, ठीक है ना। अब ये जो सिस्टम था इसको कुछ हद तक रिन्यू किया गया था और ये रिन्यू किया था बाय लेटर रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है ना, जब उन्होंने बेसिकली 1757 दैट इज बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल के नवाब को हरा दिया था, उसके बाद उन्होंने किया था, ठीक है। अब ये जो आपका सिपाही का जो अगर हम आर्मी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये किस तरीके का आपका सिपाही का आर्मी स्ट्रक्चर था, तो सिपाही आर्मी स्ट्रक्चर, तो हमको ये देखने को मिलता है कि बेसिकली इनको ट्रेंड किया जाता था एंड डिसिप्लिन्ड, इन लोग को इम्बाइब किया जाता था इनके अंदर, और ये होता था ऑन द बेसिस ऑफ यूरोपियन मिलिट्री स्टैंडर्ड्स और सिंपली अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन मिलिट्री स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सेकेंड, जो यूरोपियन ऑफिसर्स होते थे उनको कमांड दी जाती थी इन दी बैटलफील्ड्स, इंडियन ऑफिसर्स को नहीं, यूरोपियन ऑफिसर्स कमांडेड
इन वॉर जोन या फिर बैटलफील्ड। थर्ड, सम ऑफिसर्स, इन ऑफिसर्स में से सम ऑफिसर्स जैसे कमांडर इन चीफ हो गए, कमांडर इन चीफ, उसको कंसिडर किया जाता था कि इट वॉज किंग्स ऑफिसर्स, ठीक है, जो उनका इंटरेस्ट इंडिया में देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इनमें से जो ऑफिसर्स थे उनमें से मेजॉरिटी को नॉमिनेट करते थे। अब कौन करते थे? वही पैट्रोनेज सिस्टम्स पुराना, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के, ठीक है ना, और अंडर पैट्रोनेज सिस्टम, ओके, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पैट्रोनेज सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट इज, अगर हम देखें इन द अर्ली 19th सेंचुरी में, तो हमको ये देखने को मिलता है कि 20,000 रॉयल ट्रूप्स को स्टेशन किया गया था, रॉयल ट्रूप्स को स्टेशन किया गया था इन इंडिया में, ठीक है ना। और बेसिकली ये जो ट्रूप्स थे इनको कंपनी पेड करती थी, ठीक है। एक उनकी स्ट्रेटेजी थी, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स की एक स्ट्रेटेजी थी कि वो सब्सिडाइज करते थे अपना ब्रिटेन डिफेंस एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो अंडर स्ट्रेटेजी टू सब्सिडाइज ब्रिटेन्स डिफेंस एक्सपेंडिचर, और ये स्टार्ट की थी उन्होंने स्ट्रेटेजी आफ्टर पोस्ट नेपोलियनिक एरा, ठीक है, पोस्ट नेपोलियन एरा में ये स्टार्ट करी थी, ठीक है ना। अब था क्या इस स्ट्रेटेजी में कि बेसिकली ये जो 20,000 रॉयल ट्रूप्स थे ये इंडिया में स्टेशन थे और इंडिया के ही, और सिंपली अगर मैं कहूं इनका सारा एक्सपेंडिचर इंडिया के अंडर भी आता था, ठीक है ना। इंडिया ही इन पे एक्सपेंडिचर करता था विद रिस्पेक्ट टू इनकी सैलरी, विद रिस्पेक्ट टू इनकी पेंशन रिटायरमेंट के बाद, और आर्म्स एंड वेपन्स, हर चीज, ठीक है। एज एंड वेल रिक्वायर्ड, जो इनकी ब्रिटेन जो मदर कंट्री थी, जब भी इन ट्रूप्स की स्पेशल जरूरत पड़ती थी उनको, तो वो उनको बुला लेते थे। इस तरीके से बेसिकली विदाउट एनी एक्सपेंडिचर उनको ये ट्रूप्स मेंटेन करते थे। तो समझो अब क्या है, सब्सिडाइज ब्रिटेन डिफेंस एक तरीके की थी उनकी, जिसका एक्सपेंडिचर था सोनली ऑन इंडिया था, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इंडियन आर्मी के बारे में भी देखें, जो इंडियन जो रिक्रूट्स थे उनमें भी हमको काफी ज्यादा इंक्रीज मिलता है, ठीक है ना। बिकॉज ये जो इंक्रीज मिलता है ये ऑन द बेसिस की जो टेरिटरी एक्सपेंड हो रही थी बियॉन्ड बंगाल, वो भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो इंडियन आर्मी में था, इंडियन आर्मी में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। अब ये रीजन क्या था इसका? इट इज बिकॉज ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन बियॉन्ड बंगाल। तो ये एक रीजन हो जाएगा इसका, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो मिलिट्री लेबर मार्केट्स थी वो भी एक्सटेंड हो रही थी, मिलिट्री जो लेबर मार्केट थी ऑल्सो एक्सटेंडेड, ओके। स्टैटिक्स की थोड़ी सी बात कर लें, 82,000 ट्रूप्स थे इन द ईयर 1794 में, ये फर्दर इंक्रीज हुए 154,000 इन द ईयर 1824, और ये फर्दर इंक्रीज हुए 214,000 इन द ईयर 1856। आफ्टर 1857 दैट इज जो आपका म्यूटिनी थी, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको भी कहते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसके स्टैटिक्स हम बाद में देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, जो रिक्रूटमेंट था ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी आर्मी का, वो बेसिकली क्या था, वो एक सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, उनको कंपनी के पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को स्टैब्लिश करना था किसी भी हाल में, और बेसिकली वो रेस्ट करता था मोनोपोली ऑफ पावर, ठीक है ना। और अगर हम देखें जो आर्मी है उसका कंपनी के एक्सपेंडिचर में शेयर ना बहुत ज्यादा आपका हमेशा से ही रहा था। बिकॉज क्योंकि वो जो आर्मी थी वो बेसिकली बहुत इफेक्टिव टूल था, चाहे वो एक्सपेंशन करने में हो या फिर कोई भी रिवॉल्ट करने में हो, और सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। इसीलिए बेसिकली लार्ज नंबर्स ऑफ आर्मी को रिक्रूट किया जाता था और उनका एक्सपेंडिचर भी काफी ज्यादा था, ठीक है ना। अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो आर्मी का रिक्रूटमेंट सिस्टम है वो सम सॉर्ट ऑफ एक मिलिट्री फिजिकलिज्म है, ठीक है ना।
अब ये मिलिट्री फिस्कलिज्म कैसे है, तो ये जो सिस्टम है इट्स अ सॉर्ट ऑफ मिलिटरी फिस्कलिज्म, ठीक है ना, बिकॉज जो कॉन्कर्ड टेरिटरीज थी, कैसे कि ये जो आपके जो आर्मी थे ये किसमें हेल्प करते थे कंपनी को, कॉन्कर्ड करने में टेरिटरीज। तो पहले तो आर्मी ऐसे हेल्प करती थी, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड अगर हम देखें, जो बेसिकली ये क्या करती थी, ये प्रोटेक्ट करती थी एम्पायर को अगेंस्ट द रियल, ठीक है ना, रियल थ्रेट। और रियल थ्रेट कहां से, एक्सटर्नल, जो कि बाहर की पावर थी सच एज रशिया हो गया, उनके जो टेरिटोरियल एम्बिशंस थे उनको काउंटर करने के लिए, ठीक है। और जो इंटरनल रिवॉल्ट होते थे उनको इफेक्टिवली टैकल करती थी। थर्ड अगर हम देखें, बेसिकली जो पीजेंट्स का वेरियस रिबेलियंस हो आ रहे थे इस टाइम पे, ठीक है ना, तो उनको भी कर्व करने में जो आर्मी थी बहुत ज्यादा आपका इफेक्टिव थी, ठीक है ना। तो इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू डिमांड्स, जैसे जैसे रेवेन्यू डिमांड्स बढ़ रही थी वैसे वैसे पीजेंट्स के ये आपका ये भी बढ़ रहे थे, पीजेंट्स के रिबेलियन भी बढ़ रहे थे, और उनको टैकल करने के लिए काफी ज्यादा बेसिकली क्या था, आर्मी इफेक्टिव थी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ जो मिलिट्री कमांडर्स थे, ठीक है ना, वो क्या करते थे, अलायंस भी बनाते थे, मेड अलायंसेस विद द इंडियन एलिट्स, उनसे अलायंसेस भी बनाते थे, ठीक है ना, और साथ ही साथ फैसिलिटेट करते थे कंपनी को इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, और साथ ही साथ इकोनॉमी। तो अगर हम देखें तो क्लियरली विजिबल होता है कि यहां से ये जो आपकी जो मिलिट्री है वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, और सेकेंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर है टू द सिविल सर्विसेज, जिसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट पिलर, ठीक है ना। सम सॉर्ट ऑफ अगर हम कहें तो ये गारंटी प्रोवाइड करवाती थी एम्पायर को, ठीक है ना, साथ ही साथ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाती थी, बिकॉज ऑफ विच इट क्लेम्स टू बी ऑटोनॉमी एंड अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंसेस। बिकॉज इसको काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता था कि ये जो कंपनी की जो आर्मी है वो काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, तो वो अपने आप को कैसे काउंटर करती थी, तो ये कहती थी कि वी आर प्रोवाइडिंग गारंटी टू राज या फिर एम्पायर, ठीक है ना, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, और इस तरीके से वो बेसिकली क्लेम करती थी अपनी ऑटोनॉमी फंक्शनिंग में, और जो भी एक्सट्रीम एक्सपेंडिचर या फिर लार्ज एक्सपेंडिचर इस तरीके से वो जस्टिफाई करते थे, ठीक है ना। अच्छा अगर हम देखें ना, कॉलोनियल स्टीरियोटाइप्स हमको आर्मी में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना, आर्मी रिक्रूटमेंट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो एथनिक स्टीरियोटाइपिंग थी कि जो वीट ईटिंग इंडियंस हैं वो ज्यादा प्रेफर करते थे आपके आर्मी में रिक्रूटमेंट के थ्रू जो ब्रिटिशर्स थे, इररिस्पेक्टिव जो राइस ईटिंग ग्रुप्स, ठीक है ना, बिकॉज ये जो आपका जो स्टीरियोटाइप था नाउ ये मोर इंपॉर्टेंट हो गया था इन दी लेट 19th सेंचुरी, ठीक है। तो अगर हम देखें आर्मी के रिक्रूटमेंट में एथनिक स्टीरियोटाइपिंग हमको देखने को मिलती है, और ये स्टीरियोटाइपिंग कहां पे विजिबल है, सच एज जो वीट ईटिंग जो इंडियंस है उनका मतलब है वो रीजन्स जहां पे जो वीट्स है वो प्रोमिनेंट एक स्टेपल डाइट है, विद रिस्पेक्ट टू द राइस ईटिंग इंडियंस वो उनको प्रिफर नहीं करते थे, ठीक है ना, बिकॉज वीट ईटिंग जो इंडियंस है वहां जो रीजन है वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड के सोल्जर्स प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो एथनिक स्टीरियोटाइपिंग थी इसको काफी इंफेसिस दिया गया था इन दी लेट 19th सेंचुरी, ठीक है। नाउ अगर हम देखें गवर्नर जनरल्स का रोल, तो सबसे पहले आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। नाउ वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, ये जो एग्जिस्टिंग जो कास्ट रूल्स थे जो आर्मी अफेयर्स में, ठीक है ना, सच एज जो आर्मी कंसिस्ट ऑफ अपर कास्ट ब्राह्मण, ठीक है ना, राजपूत लैंडेड, अगर हम इनकी बात करें वीट ईटिंग इंडियंस की बात करें तो जो आर्मी थी वो कंसिस्ट करती थी बेसिकली अपर कास्ट ब्राह्मण, राजपूत्स को जो कि लैंडेड पीजेंट्स होते थे स्पेशली अवध रीजन के, ठीक है ना, और बेसिकली राजपूत भूमियार रीजन के, ठीक है ना।
या फिर राजपूत एंड भूमियार जो ब्राह्मण पीजेंट्स थे फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ बिहार के, ठीक है, तो उनको प्रेफर करती थी, ठीक है ना। नाउ ये जो बेसिकली जो डेलिब्रेट पॉलिसी थी, जो रिस्पेक्ट करते थे वो कास्ट को, ठीक है ना, आर्मी रिक्रूटमेंट में, ठीक है ना, सम सॉर्ट ऑफ बेसिकली जो इस तरीके की जो ट्रैवल एंड अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी सिपाहीज के अंदर, बेसिकली वो रिटेन करती थी हाई कास्ट आइडेंटिटी ऑफ कंपनी आर्मी, ठीक है। तो ये हमेशा से ही एक ये आपका पिलर रहा था अर्लियर टाइम पे, अगर हम देखेंगे, ठीक है ना। ये कैसे एक आपका नेगेटिव सेंस में कन्वर्ट हुआ उसको भी हम देखेंगे, लेकिन डेलिब्रेट पॉलिसी स्टार्टिंग में अगर हम देखें, ठीक है, तो हमको देखने को मिलता है कि ये जो आपका रिस्पेक्टिंग कास्ट को रिस्पेक्ट किया जाता था, ठीक है ना। साथ ही साथ जो डाइटरी प्रैक्टिसेस है, ट्रैवल एंड अदर रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं, अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ सिपाहीज, इनको बेसिकली डिस्टर्ब नहीं किया गया, इनको अनटच रखा गया। और यही रीजन था कि जो कंपनी की जो आर्मी थी उसमें हमको देखने को मिलता है, देखें कि अगर हम लेट 19th सेंचुरी में देखें तो हमको देखने को मिलता है कि हाई कास्ट आइडेंटिटी इट वॉज क्लियरली विजिबल अमंग द कंपनीज आर्मी, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं आपके गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, ठीक है ना। बेसिकली वो प्रेफर करते थे एंग्लिसाइजेशन, ठीक है, कि यूरोपियंस आर्मी में होने चाहिए ज्यादा, बट उन्होंने भी इस जो स्ट्रक्चर था उसको डिस्टर्ब नहीं किया आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट बेसिकली क्या हुआ, जो कंपनी था बेसिकली उसमें रिमेन रही हाई कास्ट आर्मी, ठीक है ना। अब बेसिकली ये जो आपकी हाई कास्ट आर्मी थी ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करती थी, बिकॉज इट वॉज प्रोन टू रिवॉल्ट, ठीक है ना। जब उनके सोशल प्रिविलेजेस अगर मॉनेटरी बेनिफिट्स को अगर कट किया था, जो कि हमको क्लियरली विजिबल होता है 1820s में, कि उस टाइम पे क्या था, ये जो हाई कास्ट आर्मी थी ये आपका रिवॉल्ट पे आ गई थी, ठीक है। ये जो हाई कास्ट आइडेंटिटी थी इट लीड्स टू द रिवॉल्ट्स। रीजन क्या था, 1820s में क्या किया गया था, बेसिकली जो सोशल प्रिविलेजेस अर्लियर प्रोवाइड करवाए गए थे इन द फॉर्म्स ऑफ वेरियस सच एज जो कास्ट हो गया, डाइटरी ट्रैवलिंग हो गया एंड अदर रिलीजियस प्रैक्टिस को मेंटेन रखा गया था। अब ये सोशल प्रिविलेजेस को आपको कर्टेल किया जा रहा था, कम किया जा रहा था, और साथ ही साथ जो मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे थे उसको भी कम किया जा रहा था। तो बेसिकली ये जो हाई कास्ट आर्मी थी इन्होंने क्या किया, रेज द बैनर ऑफ रिवॉल्ट, ठीक है ना। तो ये आपका एक एलिमेंट है हाई कास्ट आर्मी में कि अगर इनके सोशल प्रिविलेजेस और मॉनेटरी बेनिफिट्स को आपने कट किया तो माइट बी पॉसिबल इट्स लीड्स टू द रिवॉल्ट, ठीक है। नाउ जब कंपनी एक्सपेंड हुई माउंटेनियस रीजन में, ठीक है ना, अभी तक तो हम क्या देख रहे हैं कि बंगाल से आपका इधर नॉर्थ की साइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ जब वेन कंपनी जो उन्होंने एक्सपेंड किया अपना माउंटेनियस रीजन में, तो हमको ये देखने को मिलता है कि उन्होंने वहां से जो हिल्स ट्राइबल लोग थे, ठीक है ना, जो हिल ट्राइबल्स थे उनको आपने रिक्रूट किया एज ए सोल्जर्स, ठीक है ना। इन प्लेन्स में अगर हम देखें, प्लेन्स में क्या चलता था, प्लेन्स में ऑलरेडी कंपनी का एक परमानेंट रिक्रूटमेंट सेंटर थे, ठीक है ना, जहां से वो लोगों को रिक्रूट करती थी, सोल्जर्स को रिक्रूट करती थी आर्मी में। और जब वो एक्सटेंड किया उन्होंने अपना माउंटेनियस रीजन में, तो वहां के जो हिल लोकल्स लोग थे उनको भी उन्होंने कंपनी की आर्मी में क्या किया, रिक्रूट किया, ठीक है ना। अच्छा, हिल में जो है तो उसका एक रिक्रूटमेंट सिस्टम है, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट सिस्टम जो होता था वो आपका होता था थ्रू लोकल नोबल्स के, ठीक है ना, जो भी नोटेबल्स वहां पे होते थे, लोकल नोटेबल्स, यानी जो भाई की हायर अथॉरिटी होती होगी लोकली एग्जिस्टेंट, उनके थ्रू होता था। और इनका जो पेमेंट होता था ये आपका बेस था मुगल सिस्टम पे, ठीक है ना, मुगल सिस्टम ऑफ घटवाली, ठीक है ना, मुगल सिस्टम्स ऑफ घटवाली सर्विस टेन्योर्स पे बेस था। अब यहां पे ये जो वर्ड आया ना, कीवर्ड घटवाली, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये स्पेशली माउंटेनियस रीजन से रिलेटेड है। और घटवाली और एक आपका मूलरायती, ये दोनों चीजें हैं और सिंपली एक दो कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम घटवाली सिस्टम देख लेते हैं कि जो मुगल्स में हिल्स जो ट्राइबल्स पीपल्स और सोल्जर्स थे उनको रिक्रूट किया जाता था, उनका पेमेंट उसके लिए किया जाता। तो सबसे पहले हम उसको ब्रीफ में देख लेते थे कि ये घटवाल्स और घटवाली सिस्टम एग्जैक्टली था क्या, ठीक है ना, सर्विस। तो ये बेसिकली आपका एक फ्यूडल टेन्योर सिस्टम था। फ्यूडल टेन्योर
या अगर हम कहें एक जागीर टाइप की थी, ठीक है ना। और ये बेसिकली एक अरेंजमेंट था, दैट इज द कोसाई मिलिट्री सर्विस। प्रॉपर मिलिट्री सर्विस नहीं थी, बट सम एलिमेंट्स थे इसमें आपका मिलिट्री सर्विस के, इसलिए इसको कोसाई मिलिट्री सर्विसेज कहते हैं। स्पेशली हमको ये मिलता है हिली एरियाज में और संथल परगनाज में। जो संथल रेबेलियन है उनके बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, तो प्लीज उससे लिंक करिए। संथल परगनाज में मिलता था, और साथ ही साथ जो मुंगेर का जो पार्ट था वहां पे भी हमको देखने को मिलता था, ठीक है ना। यहाँ पे जो रूलिंग चीफ्स होते थे जो जागीर के, ठीक है ना, तो आपका ये घटवाल्स होते कौन थे, अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आएगा तो ये आपके थे रूलिंग चीफ्स ऑफ जागीर्स, जिनको हम कहते थे लोकल लैंग्वेज में घटवाल्स, ठीक है ना। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेफ्टी, उनको सेफ्टी आपका करनी होती थी, ठीक है ना। साथ ही साथ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवानी होती थी, और लॉ एंड ऑर्डर को भी आपका क्या करना पड़ता था, देखना पड़ता था, ठीक है ना। अब ये करते थ्रू किस थ्रू अचीव करते थे ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स, ये थ्रू फोर्स करते थे, दैट इज हमने अभी मिलिट्री की बात करी, तो इस तरीके से ये लोग अचीव करते थे ना। ये तो घटवास और घटवाली सिस्टम हो गया, ठीक है ना, जिसमें आपका फ्यूडल टेनर और जागीर हो गई और कोसाई मिलिट्री सर्विस हो गई। इसी से एक मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है सर, जो है आपका मुलरायती, ठीक है। अब ये भी फ्यूडल टेन्योर होता था, ये भी एक तरीके का फ्यूडल टेन्योर था। अब ये था फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, फॉर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। वो हमने क्या देखा था, वो था आपका कोसाई मिलिट्री सर्विस के लिए, और ये आपका रेवेन्यू कलेक्शन के लिए था कहां पे, सेम संथल परगनाज में ये भी था, संथल परगनाज में ये भी था। और जो मुलरायत है बेसिकली वो जो सेटलमेंट होल्डर होता था, whose right are transferable and basically attachable। Now इसके जो मुलरायती के जो राइट्स होते थे, ये जो सेटलमेंट जिसके पास होता था बेसिकली उसके राइट्स जो थे वो ट्रांसफरेबल एंड अटैचेबल थे, एंड अटैचेबल थे, ठीक है ना। जो मुलरायती है उसको इंटरचेंजेबली अलग नेम से भी यूज किया जाता है, दैट इज प्रधांस हो गए एंड मुस्ताजिर्स हो गए, ठीक है ना। बेसिकली दे कलेक्टेड रेंट, वो रेंट कलेक्ट करते थे किससे, फ्रॉम दी ऑर्डिनरी रायत से, ठीक है, एज इंटरमीडिएट्स, एज ए इंटरमीडिएट्स की तरह वो वर्क करते थे, ठीक है ना। बट जो मुलरायती थे बेसिकली वो इंजॉय करते थे सुपीरियर प्रिविलेजेस एंड राइट ओवर देयर स्टेट, ठीक है। तो इनके जो आपका जो एंजॉय करते थे सुपीरियर प्रिविलेजेस एंड राइट ओवर देयर स्टेट, जहां पे भी ये आपका इनको फ्यूडल टेनरशिप दी जाती थी, तो इनके प्रिविलेजेस एंड राइट्स अगर हम देखें तो ये जो एंजॉय करते थे ये हाई रखते थे, ठीक है ना। ओके, ये आपका ब्रीफ में इंफॉर्मेशन हमने देख ली, दो कॉन्सेप्ट आए थे, घटवास और घटवाली, और आपका मुलरायती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप देखें आफ्टर मैसूर एंड मराठा डिफीट जो हो रही थी, ठीक है, आफ्टर मैसूर वॉर, मैसूर प्लस मराठा, अब इन दोनों एम्पायर्स को हराने के बाद, ठीक है ना, इनके जो बेसिकली जो सोल्जर्स थे वो डिसबैंड हो गए, ठीक है ना। अब उन डिसबैंडेड सोल्जर्स में से कुछ सोल्जर्स को क्या किया गया, बेसिकली रिक्रूट किया गया आपकी कंपनी की आर्मी में, या फिर कंपनी की आर्मी ने कुछ सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया। टोटली सारे जितने थे उनको नहीं किया गया था, ठीक है ना, कुछ आपके सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया था। अनदर चेंज जो आया था आर्मी रिक्रूटमेंट में वो हमको देखने को मिलता है 1815 में, बिकॉज अब कंपनी ने रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया था गोरखा सोल्जर्स का भी, गोरखा सोल्जर्स का भी। अब ये जो गोरखा सोल्जर्स थे ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा बेसिकली एक तरीके से बहुत ही आपका एडवांटेजेस रहे थे। इट इज बिकॉज ये आपके ट्रस्टेड सोल्जर्स थे, ये आपके ट्रस्टेड सोल्जर्स थे इन ब्रिटिश आर्मी। नेक्स्ट इज, अगर हम देखें जैसे जैसे कंपनी का जो एम्पायर था वो एक्सपेंड होता गया, ठीक है ना सर, वैसे वैसे वो आर्मी भी अपनी इंक्रीज करती गई, और आर्मी में वैरायटी ऑफ सोशल ग्रुप्स,
और इन वैरायटी के साथ साथ नंबर ऑफ मिलिट्री ट्रेडिशंस इंट्रोड्यूस हो गए, मिलिट्री ट्रेडिशंस इंट्रोड्यूस हो गए विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। अब बेसिकली जो नीड ऑफ द आवर थी कि कैसे इनकी बैलेंसिंग प्रॉपर तरीके से करी जाए, ठीक है ना, और जो पावर है वो बेसिकली इस तरीके से शेयर की जाए कि जो लोकल इलीट्स हैं वो ज्यादा पावरफुल ना हुए, बट ऐसा हो नहीं पाया। ये जो लोकल इलीट्स थे इनके साथ शेयर करी गई पावर, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, एज ए रिजल्ट हमको देखने को मिलता है कि ये जो बंगाल की जो आर्मी है, बंगाल की जो आर्मी है वो हाई कास्ट आर्मी रही, यानी उसमें जो हाई कास्ट का जो शेयर था वो ज्यादा था। साथ ही साथ अगर हम बॉम्बे एंड मद्रास में देखें, बॉम्बे एंड मद्रास, तो वहां पे हमको यह देखने को मिलता है कि यहां पे हमको हेटेरोजीनियस आपका आर्मी देखने को मिलती है, नॉट होमोजीनियस, ठीक है, इन कंट्रास्ट बंगाल आर्मी, ठीक है ना। ठीक है, तो बैलेंसिंग करनी चाहिए थी, पावर करनी चाहिए थी कि सारी की पावर जो है वो लोकल इलीट्स में, यानी जो वहां के लोकल लोग हैं जो कि आपका डोमिनेंट आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो उनके पास ना पहुंचे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है, और उनके पास पहुंचा। एज ए रिजल्ट कंपनी में, बंगाल आर्मी में हमको देखने को मिलता है कि वहां पे हाई कास्ट एलिमेंट रिटेन रहा, और साथ ही साथ बॉम्बे और मद्रास में अगर देखें तो हेटेरोजीनियस एलिमेंट्स वहां पे विजिबल था, ठीक है। उसके बाद बेसिकली रिफॉर्म आता है ऑफ 1830, रिफॉर्म ऑफ 1830। नाउ ये ट्राई करता है और बेसिकली एक तरीके का आपका लेवल करना चाहता है ये डिफरेंसेस जो कि प्रिवलेंट थे उस टाइम आर्मी स्ट्रक्चर में, और साथ ही साथ प्रमोट करना चाहता है आपका यूनिवर्सल मिलिट्री कल्चर, यूनिवर्सल मिलिट्री कल्चर कि इररिस्पेक्टिव कोई भी रिलीजन हो, ठीक है ना, और जो आर्मी है वो पर्सन कोई भी रिलीजन का बिलोंग करता हो, कोई भी रीजन का बिलोंग करता हो, कोई भी एथनिक कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उसमें एक यूनिवर्सल मिलिट्री कल्चर देखने को मिले। तो ये बेसिकली रिफॉर्म लेके आई ऑफ 1830। रीजन क्या था बेसिकली 1830 तक, इट इज बिकॉज अब जो 1820 तक अगर हम देखें उसके बाद से जो कंपनी थी काफी स्टेबल हो गई थी, ठीक है। अब ये जो रिफॉर्म्स था एविडेंटली बेसिकली ये डिस्टर्ब करेगा, अब ये क्या डिस्टर्ब करेगा, ये डिस्टर्ब करेगा स्ट्रक्चर, जो हाई कास्ट आपका स्ट्रक्चर जो मेंटेन था बंगाल में अगर हम देखें स्पेशली आर्मी में, अब उसको ये डिस्टर्ब करेगा। तो एज ए रिजल्ट ये डिसकंटेंट हमको देखने को मिलता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रिवॉल्ट, ठीक है ना, सॉरी दिस रिफॉर्म ऑफ 1830। और ये जो डिसकंटेंट था वो इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ग्रेजुअली हमको ये देखने को मिलता है 1857, ठीक है, जो आपका जो रिवॉल्ट था जो स्टार्ट हुआ था आपका म्यूटिनी रिवॉल्ट, ठीक है, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। नाउ 1857 के बाद का हम पहले देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं। अब यहां तक आते आते जो आर्मी का अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो आर्मी की स्ट्रेंथ जो थी आपकी 3,11,400 थी, उसमें से टोटल में से अगर मैं देखूं 2,65,900 सिर्फ इंडियंस थे, ठीक है ना। तो आपका इंडियन का शेयर देखिए 1957 से पहले, यानी रिवॉल्ट होने से पहले। अगर मैं देखूं जो हायर पोस्ट थी, दैट इज जो ऑफिसर्स थे, वो मोस्टली बिलोंग करते थे आपके ब्रिटिश या फिर वो ब्रिटिशर्स ही थे। साथ ही साथ आर्मी में अगर मैं देखूं सिर्फ और सिर्फ बेसिकली 3 इंडियंस जो थे 1856 तक, 3 इंडियंस को बेसिकली आपका जो सैलरी मिलती थी वो आपकी 300 पर मंथ थी, और जो हाईएस्ट इंडियन ऑफिसर को जो पोस्ट आपकी ग्रांट करी गई थी वो थी सूबेदार की पोस्ट टिल 1856, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं अब आफ्टर 1857 म्यूटिनी क्या होता है। तो आफ्टर 1857 अगर हम देखें तो बेसिकली अब क्या हुआ था, अब काफी ज्यादा नीड फॉर चेंज की जरूरत थी इन आर्मी के कॉन्स्टिट्यूशन में और उनकी जो रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजीज थी, ठीक है। अर्लियर स्ट्रेटेजीज थी वो एक तरीके की फेल साबित हुई इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो क्या चेंज था कि बेसिकली अब आपको चेंज करना है आर्मी का कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ आपको जो रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी है आपकी रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी वो भी आपको चेंज करना है, ठीक है ना। उसके बाद इसको करने के लिए पील कमीशन को अपॉइंट किया गया, पील कमीशन वॉज अपॉइंटेड कि सर आप आइए और बेसिकली जो मिलिट्री अफेयर्स हैं उनको देखिए। और ये जो पील कमीशन थी इन्होंने रेकमेंड किया बेसिकली
जो नेटिव आर्मी है, जो नेटिव आर्मी है वो कंपोज होनी चाहिए डिफरेंट नेशनलाइट्स, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट नेशनलाइट, साथ ही साथ कास्ट, डिफरेंट कास्ट से होनी चाहिए। और एक जनरल रूल ये बनाया गया कि बेसिकली जो मिक्स्ड है प्रोमिस्क्यूअसली, यानी सिंपली वेरियस डिफरेंट एलिमेंट एक साथ मिक्स करके रखने चाहिए। सिंपल, हमें कहीं का भी एक हेट्रोजीनियस अगर हम कहें कि वो होनी चाहिए, नॉट होमोजीनियस, ठीक है ना। सिंपल एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बेसिकली आपका एक मिक्स्ड प्रोमिस्क्यूअसली यानी डिफरेंट एलिमेंट्स मिक्स टुगेदर होने चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ ये जो आपका कहा गया कि ये आपका किसी ईच रेजिमेंट के लिए ये एप्लीकेबल होना चाहिए कि कोई भी अगर रेजिमेंट है उसमें ये आपकी चीजों को है प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, दैट इज द डिफरेंट एलिमेंट्स, नॉट सिंगल एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू इयर्स में हम विटनेस करते हैं कि जो रेजिमेंट्स थी बेसिकली जहां से, और अगर मैं कहूं स्पेशली वो रेजिमेंट्स जो कि ड्यूरिंग म्यूटनी के टाइम पे आपका पार्टिसिपेटरी थी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना, उनको डिसबैंड कर दिया गया, डिसबैंडेड, उनको खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ कास्ट मिक्सअप भी हमको देखने को मिलता है आर्मी में, ऑर्गेनाइजेशन में आफ्टर दैट, तो कास्ट मिक्स अक्रॉस रेजिमेंट, ठीक है ना। अब कोई एक सिंगल रेजिमेंट नहीं रही, रेजिमेंट जो रिक्रूटमेंट था वो आपका जो रिक्रूटमेंट का रीजन था वो स्पेशली फोकस रहा पंजाब में। नाउ रीजन क्या था पंजाब से? इट इज बिकॉज ये जो एरिया था ये लॉयल था ड्यूरिंग म्यूटिनी 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर हम देखें फोर्थ, जो रीजनल एलिमेंट्स जो थे सच एज आपका पंजाब, बॉम्बे एंड जो मद्रास था उसको बेसिकली केयरफुली सेपरेट रखा गया, ठीक है ना, उसको केयरफुली सेपरेशन उनके बीच में मेंटेन किया गया। नेक्स्ट 1880s तक अगर हम देखें जो रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी जो थी उसको फर्दर स्ट्रीमलाइज कर दिया गया, यानी प्रॉपर तरीके से क्लियरली डिफाइन कर दिया गया। फिर से हमको चेंज इन रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी देखने को मिलती है, चेंज इन रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज। और इस टाइम एमर्ज हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शियल रेस थ्योरी, मार्शियल रेस थ्योरी, और साथ ही साथ नॉन मार्शियल रेस थ्योरी इसका काउंटर पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना। अब मार्शियल रेस में हम किसकी बात कर रहे हैं? तो सर सर्टेन ग्रुप्स की हम बात करते हैं जिनका मार्शियल बैकग्राउंड है, ठीक है ना, सच एज जो रेशियल स्ट्रक्चर है जिनका, जो बिलोंग करते हैं आर्यन क्षत्रिय रेस से, ठीक है, दोज बिलोंग्स टू आर्यन क्षत्रिय रेस, ठीक है ना, वो जो मार्शियल रेस से आपका बिलोंग करते हैं उनको प्रमोट किया गया आर्मी के रिक्रूटमेंट में, ठीक है ना। अब ये थे कौन कौन, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले ये आ जाएंगे आपके पठान्स, और ये जो पठान्स हमको देखने को मिलेंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, ठीक है ना। उसके बाद जाट्स पंजाब से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे आपके राजपूत्स, ये हमको देखने को मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में, और गुरखास ये हमको देखने को मिलते हैं नेपाल में। तो इन पे सिर्फ इन रीजन्स पे जहां की ये जो लोग हैं इन पे ही फोकस किया गया। रीजन क्या? और ये जो मार्शल रेस थी ये प्रोवाइड करवाएगी फर्स्ट ट्रस्ट टू हिज मास्टर्स, ठीक है ना, ये ट्रस्टवर्दी रहेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ ये फाइटर है बिकॉज दे बिलोंग्स फ्रॉम द मार्शियल रेस, ठीक है। और ये आपके जो पीपल हैं दे आर इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट। तो ये दो पर्पज से काम करेंगे, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट है तो इन्हें जो बाहर में जो हैपनिंग हो रही है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दे आर इलिटरेट्स, ठीक है, इस तरीके से। और साथ ही साथ ये ऑर्डर्स फॉलो करेंगे सिर्फ, ठीक है। सो दे फाइट बट दे आर नॉट एबल टू लीड, वो किसी मूवमेंट को लीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन मार्शियल रेस को काफी ज्यादा आपका एम्फेसाइज किया जाता था, ठीक है। साथ ही साथ ये जो एलिमेंट था नॉन मार्शियल, सॉरी, जो मार्शियल रेस का, ये सम सॉर्ट ऑफ सम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है
अभी सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड करवा रहा है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है टू कमांडिंग ऑफिसर्स, ठीक है, जो इनको कमांड कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है ना। ओके, नाउ अगर हम आर्मी में देखें तो आर्मी मोस्टली लॉयल रही थी आपके अपने रिक्रूट्स के लिए, दैट इज जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है ना। व्हाट वाज द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्मी लॉयलिटी? तो फर्स्ट बेसिकली इनका जो रिक्रूटमेंट सिस्टम था, ठीक है ना, जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ही आपका, ठीक है, चालाकी से क्या करते थे, एनकरेज करते थे बेसिकली रिलीजियस ट्रेडिशंस, ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव रिलीजियस ट्रेडिशंस होते थे, रिस्पेक्टिव रिलीजियस ट्रेडिशंस को एनकरेज करते थे ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, और ये आपका एक लॉयल्टी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। साथ ही आपका जो इंडियंस थे उनका सेंस ऑफ ऑनर था, ठीक है ना, उनका सेंस ऑफ ऑनर, जो कि बेसिकली कहते हैं ना सॉल्ट, ठीक है ना, नमक हलाली नहीं करेंगे कभी, ठीक है ना, नमक आया है तो बेसिकली पूरे लॉयल रहेंगे, ठीक है ना। और ये जो लॉयल्टी थी ये काफी इंपॉर्टेंट थी फॉर राज आर्मी के लिए, ठीक है ना, बिकॉज उनको स्टेबिलिटी चाहिए थी और वो ये आर्मी प्रोवाइड करवा रही थी, ठीक है। साथ ही साथ इसने हेल्प किया राज को बेसिकली इंटरनल थ्रेट्स को टैकल करने में, ठीक है ना। ये जो आर्मी थी ये इंटरनल थ्रेट्स जो आ रहे थे पीसेंट मूवमेंट्स या फिर अदर मूवमेंट्स के फॉर्म में या फिर नेशनल मूवमेंट्स को सप्रेस करने के लिए सम सॉर्ट ऑफ, ये काफी ज्यादा क्वाइट एविडेंट या फिर सिंपली मैं कहूं काफी ज्यादा इफेक्टिव थी, इवन इन कंट्रास्ट अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक्सटर्नल थ्रेट से, ठीक है ना। और ये जो लार्ज आर्मी थी ये एक टाइम पे शेयर बेसिकली इसका हो गया था 40%, यानी ये 40% ऑफ जो सेंट्रल का रेवेन्यू आता था अलोन ये आपका इसका एक्सपेंडिचर होता था आर्मी का। तो जस्ट ट्राई टू गॉज द फैक्ट दैट कितनी लार्ज आर्मी ब्रिटिशर्स ने मेंटेन करके रखी थी, ठीक है ना। और सिंपली अगर मैं कहूं इन द वर्ड्स ऑफ डेविड ओमेसी, तो ये कंसिडर करते हैं जो राज की जो आर्मी है, ठीक है ना, सिंपली अ गैरिसन स्टेट, अ गैरिसन स्टेट, ओके। और इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो आर्मी है हमेशा से ही अंडर कंट्रोल में रहे किसके, सिविलियन अथॉरिटी के, सिविलियन अथॉरिटी के कंट्रोल में हमेशा से रहे। जो चार्टर एक्ट 1793 आया था जो हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया है काफी डिटेल में, उसमें हमने देखा था कि बेसिकली जो सारे मैटर्स थे, ठीक है ना, रिलेटेड टू वॉर एंड पीस, उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? सो मैटर्स रिलेटेड टू वॉर एंड पीस, इसको कंट्रोल कर रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये जो कंट्रोल में देखूं बेसिकली ये कहने का सिर्फ कंट्रोल था, बिकॉज आर्मी जो थी ना इससे सम सॉर्ट ऑफ वो एक आपका अलग इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही थी, ठीक है ना। बिकॉज अगर मैं कमांडर इन चीफ की बात करूं जो कि सबऑर्डिनेट था गवर्नर जनरल का, लेकिन दोनों की दोनों पावर्स, ठीक है ना, चाहे वो गवर्नर जनरल हो या फिर कमांडर इन चीफ, दोनों की पावर कहीं ना कहीं बेसिकली इक्वल तो नहीं, लेकिन हाँ मोर और लेस आपकी कमांडर इन चीफ की भी पोजीशन काफी स्ट्रेंथन थी विद रिस्पेक्ट टू दी गवर्नर जनरल, ठीक है ना। ये जो समटाइम जो आर्मी होती थी ये प्रेशराइज भी कर देती थी, ठीक है, अथॉरिटीज को। हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है इन दी एरा ऑफ लॉर्ड एमर्स्ट, ठीक है ना। इनको प्रेशराइज किया गया था कि आप एक बेलिजरेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करें या फिर बनाएं, ठीक है ना। और साथ ही विलियम बेंटिक की रेल में भी, विलियम बेंटिक की रेल में भी, बिकॉज इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी कमांडर इन चीफ्स के साथ सिंक्रोनाइज करने में, ठीक है ना, कमांडर इन चीफ के साथ, बिकॉज ये जो रिलेशनशिप थी ना ये काफी सीवियर हो गई थी और बेसिकली ये सीवियर होती जा रही थी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो हमको एक बेसिकली फेमस एक इंसिडेंट देखने को मिलता है जिसका नाम है दैट इज कर्जन किर्चनर कंट्रोवर्सी, ठीक है ना। ये बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन हो जाता है और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये जो कंट्रोवर्सी है इट इज 1904 टू 1905, ठीक है ना। अब जो किर्चनर थे, ठीक है ना, वो आपके
कमांडर इन चीफ थे। सो ही वॉज एन कमांडर इन चीफ। अब ये चाहते थे कि बेसिकली एबॉलिश हो। अब एबॉलिश क्या हो? जो कि पोजीशन थी आपकी, पोजीशन ऑफ मिलिट्री मेंबर। एक मिलिट्री मेंबर की पोजीशन होती थी, ठीक है ना, किसमें होती थी? वाइस रॉय के काउंसिल में, ठीक है ना। तो उसकी पोजीशन को वो एबॉलिश करना चाहते थे। वाइस रॉय की काउंसिल में जो उसकी पोजीशन होती थी वो आपका एबॉलिश करवाना चाहते थे, ठीक है ना। और बेसिकली वो चाह रहे थे कि वो सेंट्रलाइजेशन हो, ठीक है ना, सेंट्रलाइजेशन हो, और साथ ही साथ जो कंट्रोल हो एंड जो कमांड हो आर्मी की वो होनी चाहिए कमांडर इन चीफ के हाथ में, ठीक है ना, इन दी कमांडर इन चीफ। तो ये बेसिकली किशनर ने आपका क्या किया था, ये चाह रहे थे वो। साथ ही साथ उस टाइम पे जो कर्जन थे उन्होंने बेसिकली इसको क्या किया था, ऑब्जेक्ट किया था, ऑब्जेक्टेड किया था वो। और ये जब बेसिकली जो मैटर था होम गवर्नमेंट के पास पहुंचा तो होम गवर्नमेंट ने क्या किया, होम गवर्नमेंट ने एक मिडिल वे निकाला, ठीक है ना। तो होम गवर्नमेंट ऑफर दैट कि एक कॉम्प्रोमाइज किया जाए, ठीक है ना, एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला उन्होंने बनाया ताकि ये जो कंट्रोवर्सी है ये आपकी क्या हो सके, ये सॉल्व हो सके, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, होम गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना। अब रिड्यूस क्या किया, रिड्यूस कर दिया पावर ऑफ मिलिट्री मेंबर का, मिलिट्री मेंबर्स का पावर जो था आपका, जिसकी पोजीशन कहां पे थी आपकी वाइस रॉय काउंसिल में, उसकी पावर को कम कर दिया, ठीक है ना, रिड्यूस कर दिया काफी हद तक, ठीक है। साथ ही साथ एबॉलिश नहीं किया, ठीक है ना। और ये कर्जन को क्या लगा, ये आपका एक तरीके की डिसरिस्पेक्ट लगी। तो एज ए रिजल्ट जो कर्जन थे उन्होंने बेसिकली रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन करने के बाद हुआ क्या, जब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो उनका रेजिग्नेशन जो था वो आपका विदाउट एनी डाउट और विदाउट एनी कोई भी चीज को उनको मना करने के बजाय सिंपली उनका रेजिग्नेशन ले लिया गया था। तो ये जो इंसिडेंट है ये रिफ्लेक्ट करता है कि पावर, ठीक है ना, जो उस टाइम पे आर्मी आपका एक्सरसाइज करती थी या फिर आर्मी के पास पावर थी, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो किस्टर थे उन्होंने बेसिकली जो अपनी पोजीशन थी विद रिस्पेक्ट टू द एबॉलिशन ऑफ मिलिट्री मेंबर जो कि वाइसरॉय काउंसिल में थी वो कंटिन्यू रखी, ठीक है ना। और लेटर हमने ये भी देखा कि 1905 में ये जो पोजीशन थी इसको एबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो 1905 में फाइनली जब किस्टर चाह रहे थे उस पोजीशन को एबॉलिश कर दिया जाता है और बाद में जो कमांडर इन चीफ है उसको बना दिया जाता है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू वाइसरॉय काउंसिल। बिकॉज अब जो पोजीशन थी मिलिट्री मेंबर की वाइसरॉय काउंसिल में वो तो अब एबॉलिश हो गई है, तो कमांडर इन चीफ को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया था वाइसरॉय काउंसिल। लेकिन साथ ही साथ एक आपका सच एज चेक्स एंड बैलेंसेस के फॉर्म में ये रखा गया कि एक्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल आपके कमांडर इन चीफ के हाथ में नहीं दिया गया, ठीक है ना। अब फाइनेंशियल कंट्रोल बेसिकली इसके लिए एक सेपरेट मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया था, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहा था, ठीक है, टिल द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें कि लेट 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में जो आर्मी है वो एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टूल की तरह उसने वर्क किया फॉर देयर मास्टर्स, ठीक है ना, इफेक्टिव टूल की तरह वर्क किया, जिससे जो राज थे, दैट इज जो हम ब्रिटिशर्स को राज कहेंगे, तो उनकी स्टेबिलिटी में काफी ज्यादा उनको हेल्प मिली, ठीक है। बिकॉज वो सप्रेस करते थे नेशनल एजिटेशंस, ठीक है ना, वर्कर्स स्ट्राइक, पीजेंट मूवमेंट्स और आपका कम्युनल राइट्स एक्सेट्रा जो भी होता था, जिनके लिए भी उनको अपॉइंट किया जाता था बेसिकली टैकल करने के लिए, तो वो इफेक्टिवली इफिशिएंटली अपना वर्क करते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि पुलिस भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम में काफी थी, लेकिन उसको काफी बेसिकली जो आपका यूज क्यों नहीं करते थे, ऑल तो मोस्टली पुलिस ही यूज करते थे, बट काफी सिचुएशन में आपका वो सुटेबल नहीं होती थी पुलिस, ठीक है। अब रीजन क्या था, इसका एक रीजन बताया गया है कि ये जो पुलिस थी बेसिकली नॉट ऑलवेज सुटेबल, नॉट ऑलवेज सुटेबल, इट इज बिकॉज इसका रीजन था ये जो पुलिस थी ये रहती थी आपकी कम्युनिटीज में, ये आपकी कम्युनिटीज में रहती थी, ठीक है ना। सो इनसे ये सोचा जाता था इनके लिए कि दे आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय सोशल
कोवर्शन जो कि कम्युनिटीज में आपका चल रहा है, और साथ ही साथ जो कि उस टाइम के प्रिवेलिंग आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस एमर्ज हो रहे थे कम्युनिटीज में इन द फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म या फिर अदर टाइप के, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर हम आर्मी को देखें कि आर्मी को ज्यादा ट्रस्टवर्दी क्यों कहा गया है, बिकॉज वो सेपरेट गैरिसन्स में रहते थे, ठीक है ना, सेपरेट गैरिसन्स में रहते थे, और उनकी क्या थी, उनकी लो लिटरेसी थी, ठीक है ना, और बेसिकली उनको इंसुलेट किया जाता था फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस से। अब ये जो आइसोलेशन है ये वो कैसे करते थे, ठीक है ना, ये आपका करते थे कि वो आपका प्रिवेंट कर देते थे, यानी सच एज जो भी न्यूज़पेपर्स के आइटम होते थे जिससे इंफॉर्मेशन पहुंच सकती थी इनके पास, वो प्रिवेंट कर देते थे कि वहां पे कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पड़ेगा, कोई भी जर्नल्स नहीं पहुंचेगा इन गैरिसन्स आपका जहां पे थे, ठीक है ना, और जो नेशनलिस्ट पब्लिकेशन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई भी उनको मींस उनके पास रीच नहीं करती थी, ठीक है ना। ओके, नाउ आर्मी के बारे में अगर हम देखें तो बेसिकली उसको जनरली यूज नहीं करते थे, लेकिन उसको रिजर्व किया जाता था फॉर ग्रेव सिचुएशंस के लिए, जब सिचुएशंस आपकी क्या हो जाती थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, तो उसके लिए आर्मी को यूज किया जाता था। नाउ अगर हम अभी देखें जो अर्लियर पहले हमने कहा था कि ये जो है बेसिकली आर्मी एक गैरिसन स्टेट की तरीके से है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो आर्मी है वो किसकी बात कर रहे थे गैरिसन स्टेट में, ठीक है, और कैसे जो आर्मी है हमेशा से एक इफेक्टिव और ट्रस्टवर्दी लॉयल्टी टूल रहा था आपके ब्रिटिशर्स के लिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू राज, ठीक है। ओके, आफ्टर 1857 अगर हम देखें, ठीक है ना, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि सम सॉर्ट ऑफ ये जो आपका अरेंजमेंट था इसको एंड किया गया, ठीक है ना, या फिर अगर हम कहें 1857 से एंड तक कुछ अलग अरेंजमेंट किए गए थे, बिकॉज 1857 में क्या हुआ था, आपका म्यूटिनी हुआ था, ठीक है। उसके बाद देयर वाज अ नीड कि आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करे जाएं, ठीक है ना, सो दैट इस जैसी सिचुएशंस उस टाइम पे प्रिवेल हो गई थी ऐसी सिचुएशंस ना की जाए। तो जो चेंजेस किए गए थे 1857 तक वो एंड तक रहते टिल दी आपका डिक्लाइन ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है, या फिर कोलैप्स ऑफ कॉलोनियल रूल्स। तो क्या किया गया था कि 1 ब्रिटिश, ठीक है ना, उसके ऊपर 2-3 इंडियन सिपॉयज, यानी जो रेशो रहेगा बेसिकली 1 ब्रिटिश सोल्जर्स का 2-3 इंडियन सोल्जर्स पे रहेगा या फिर सिपॉयज पे रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो है मैं एक एवरेज बता रहा हूं, ये आपका रीजन वाइज रीजन डिफरेंट था, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये जो इंडियन सिपॉयज थे सम सॉर्ट ऑफ आपका, अब हमको कोऑर्डिनेशन भी चाहिए था, ठीक है ना, need coordination as well, need coordination as well। एग्जाम्पशन हमको देखने को मिलता है 1907 में, ठीक है ना, और ये जो 1907 में हमको ये देखने को मिलता है कि जो आपका ये जो आर्मी थी, आर्मी बेसिकली वहां पे 2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे जहां पे उसने एजिटेशन कर दिया था, ठीक है ना, अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। वैसे तो हमेशा से ही इफेक्टिव रूल रही थी, लेकिन प्लीज नोट डाउन दीज 2 एक्सेप्शंस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, माइट बी पॉसिबल आस्क हो सकता है आपसे क्वेश्चंस डायरेक्टली, ठीक है। 1907 में एक होता है आपका कैनाल कॉलोनी एजिटेशन। ना ये जो कैनाल कॉलोनी एजिटेशन होता है ये आपका पंजाब में होता है, ठीक है ना। इसमें जो आर्मी आपका क्या होता है, इसमें पार्ट लेती है। और 1920 में एक इंसिडेंट होता है दैट इज आपका सिख गुरुद्वारा मूवमेंट होता है, ठीक है ना। और इन 2 इंसिडेंट के बाद हमको ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलता है जिसने सिपॉइज को एवर टच किया हो बाई पॉलिटिकल एजिटेशन। और अगर मैं इन 2 के इंसिडेंट के बारे में बात करूं 1907 का और 1920 का, इसमें सिपॉइज ने बेसिकली सिपॉइज वाज टच्ड बाय द पॉलिटिकल एजिटेशन। तो प्लीज डू रिमेंबर दीज 2 एग्जाम्पल दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो आपके इंसिडेंट थे, ठीक है ना, जिसमें बेसिकली जो सिपॉइज थे उनको टच किया था बाय पॉलिटिकल एजिटेशंस ने। अब यही जो ब्यूरोक्रेटिक अपोजिशन का एक रीजन बन जाते हैं कि इंडियन को कभी भी कमांडरशिप नहीं देंगे हम आर्मी की, ठीक है ना। सो यही आपका यही 2 एक्सेप्शन रीजन बन जाते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक अपोजिशन के कि जो इंडियन है उनको हम कमांडर और या फिर हाई पोजीशन आर्मी में अलॉट नहीं करेंगे। बट आफ्टर
1931 उस टाइम पे हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। उस टाइम पे अगर हम देखें तो हमको ये देखने को मिलता है वेरियस बेसिकली अपॉइंटमेंट एंड जो ट्रेनिंग्स होती थी वो आपका इंडियन ऑफिसर्स की थी, लेकिन उस टाइम पे की गई थी, लेकिन वो भी आपका लिमिटेड थी। यानी आपका इंडियंस को कुछ हाई पोस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट को अलॉट किया गया था, ठीक है ना, ऑफिसर्स पोस्ट, लेकिन लिमिटेड इन नंबर, ठीक है ना। और वो नेशनलिस्ट डिमांड जो आ रही थी उसके बेसिस पे किया गया था। 1940 में अगर हम देखें तो 1940 में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे इंडियन ऑफिसर्स को बेसिकली आपका अपॉइंट करना स्टार्ट किया था उन्होंने, ठीक है ना। अब क्यों किया था? इट इज बिकॉज वो चाहते थे होल हार्टेडली इंडिया का सपोर्ट, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ वॉर, ठीक है ना। बिकॉज बिना पूछे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पार्टी डिक्लेयर कर दिया था इन दी वर्ल्ड वॉर सेकंड। जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो काफी ज्यादा गुस्सा थे, तो उनको अपीस करने के लिए इंडियन ऑफिसर्स को आपका रिक्रूट करने लगे थे वो लोग आर्मी में। अब लेकिन ये जो इंसिडेंट था या फिर ये जो आपका एक्ट था ब्रिटिशर्स का, ये काफी लेट था बेसिकली, और ये इंप्रेस नहीं कर पाया हमारे नेशनलिस्ट को। एट द सेम टाइम उस टाइम पे 1940s के टाइम पे अगर हम देखें जो आपका जो नेशनलिस्ट टेंडेंसीज थी, ठीक है ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई थी। यानी जो नेशनलिज्म की स्पिरिट थी वो बहुत ही ज्यादा हाई थी, और एज ए रिजल्ट उससे बेसिकली जो आर्मी इससे पहले इम्यून थी अब वो भी इम्यून रह नहीं पाई थी, ठीक है ना। और सिंपली अगर मैं कहूं अट्रैक्टेड टू द कॉज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है ना। तो ये जो ब्रिटिशर्स का जो अपीज करने का जो तरीका था ये आपका उनको हेल्प नहीं किया। इट इज बिकॉज अब जो टाइम था वो काफी लेट हो चुका था, ठीक है ना। तो ये हमने देखा पूरा इस तरीके से एक आपका डिटेल्ड में कि कैसे इवोल्यूशन हुआ आपका आर्मी का, और कैसे आर्मी ने राज का इंटरेस्ट को सर्व किया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, और कैसे हेल्प हुआ उनको किया कि इंटरनल थ्रेट्स जो थे उसको टैकल करने में, और साथ ही साथ एक्सटर्नल थ्रेट को भी टैकल करने में, ठीक है। अब लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन देख देते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें कि क्वेश्चन आता है कि हाउ हैंडफुल ऑफ फॉरेनर्स कुड कॉन्कर एंड कंट्रोल इंडिया, ठीक है ना। कैसे बेसिकली एक हैंडफुल ऑफ फॉरेनर्स आए, उन्होंने कॉन्कर किया, कंट्रोल किया इंडिया, और वो भी थ्रू इंडियन आर्मी, ठीक है। तो हाउ हैंडफुल of foreigners could control and conquer India through Indian Army। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसके टू इंपॉर्टेंट रीजन हैं। फर्स्ट, उस टाइम पे अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में ये देखने को मिलता है कि एब्सेंस ऑफ व्हाट? एब्सेंस ऑफ सर मॉडर्न नेशनलिज्म। ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये उस टाइम पे क्या था आपका विजिबल नहीं था। तो जो रीजनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो ज्यादा प्रोमिनेंट था कि छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज अपने आप में ही लगी थी, उनको मतलब नहीं था बेसिकली एज ए नेशन से, ठीक है। वो अपना इंटरेस्ट सर्व करना चाहती थी, अपने आप को बचाना चाहती थी, ठीक है ना। तो एज ए रिजल्ट कि अगर कोई बिहार का सोल्जर है तो बेसिकली उसको फर्क नहीं पड़ रहा था अगर पंजाब के सोल्जर के साथ या पंजाब रीजन में कुछ और हो रहा है, बिकॉज स्प्लिटिंग नहीं थी मॉडर्न नेशनलिज्म की, ठीक है। तो एक तो ये रीजन था, और दूसरा जो रीजन था कि जो इंडियंस का जो लॉन्ग ट्रेडिशन है, अब ये जो लॉन्ग ट्रेडिशन है ये क्या है? लॉन्ग ट्रेडिशंस ऑफ लॉयल्टी टू सॉल्ट, ठीक है ना। आपका जो नमक का जो कर्ज है ना वो बेसिकली उसका एक लॉन्ग ट्रेडिशन रहा है, जो कि एक लॉयल्टी का आपका मेन सोर्स बन जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ इसके अलावा उसके बाद अगर हम इंडियन सोल्जर्स के बारे में देखें तो इंडियन सोल्जर्स जो हैं आपका उनको कंसिडर किया जाता है एज ए गुड मर्सिनरी, और कंपनी को कंसिडर किया जाता है एज अ गुड पे मास्टर्स, बिकॉज ये जो कंपनी था वो रेगुलरली पेड करती थी, और आपका इनका जो वेतन देती थी, सैलरी देती थी, वो भी काफी आज अच्छा होता था अगर हम कंपेयर करें उस टाइम के ये जो पीजेंट्स थे, जो सोल्जर्स थे, जो कि आपका रिक्रूट थे इंडियन रूलर्स के अंडर में, ठीक है, उससे काफी अच्छा होता था। तो इसलिए वो लोग आर्मी में भी आते थे और रेगुलर होता था। तो ये काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपकी रीजन है कि व्हाई आर्मी जो था वो काफी लार्ज पार्टिसिपेशन रहा था इंडियंस का उसमें, ठीक है ना।
ओके, आफ्टर 1857 के बाद फिर हमने देखा था कि कुछ चेंजेस किए जाते हैं, या सिंपल मैं कहूं कि आपका रीऑर्गेनाइजेशन करी जाती है आपकी आर्मी में, ठीक है ना। तो बेसिकली उसमें जो प्रोपोर्शन जो यूरोपियंस टू इंडिया का है वो चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शन है ये आपके रीजन वाइज चेंज होता है, ठीक है। 1:2 होता है आपका बंगाल आर्मी में, बंगाल आर्मी में हमको ये देखने को मिलता है, और 2:5 होता है आपका मद्रास एंड बॉम्बे में, मद्रास एंड बॉम्बे में हमको ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि सब पोजीशंस की तरह, यानी सब आपका जो भी इंस्टीट्यूशन था, चाहे वो सिविल सर्विसेज था या फिर पुलिस था या फिर अगर मैं कहूं कि आर्मी था, तो वो हमको देखने को मिलता है कि इसमें भी आपकी जो यूरोपियंस की जो मोनोपोली थी वो क्या थी, बेसिकली वो बना के रखी थी उन लोग ने कि ज्योग्राफिकल एरियाज पे, कि ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे उनमें भी आपके यूरोपियंस को ही आपका अपॉइंट किया जाता था, इंडियंस को नहीं किया जाता था। अब ये जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस और डिपार्टमेंट्स हो गए, सच एज आपका आर्टिलरी हो गया, टैंक्स हो गया, ठीक है ना, एंड आपका बेसिकली आर्म कॉर्प्स हो गया। और साथ ही हमको यह भी देखने को मिलता है कि जो इंडियंस सोल्जर्स को जो राइफल दी जाती थी बेसिकली वो भी इंफीरियर क्वालिटी की दी जाती थी या खराब दी जाती थी टिल आपका 1900। उसके बाद हमको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ये देखने को मिलता है जब उनको बेसिकली जो ब्रिटिशर्स का आपका एग्जिस्टेंस ही खतरे में था, तब उन्होंने इंडियंस को एज अ कंपल्शन में अलाउ किया हाई टेक डिपार्टमेंट्स में, हाई टेक डिपार्टमेंट्स में उनकी एंट्री को अलाउ किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिटेल में डिस्कशन किया, ठीक है ना, कैसे आर्मी का इवोल्यूशन हुआ और कैसे उसने इंटरेस्ट सर्व किया अपने दैट इज मास्टर्स का, दैट इज द ब्रिटिशर्स का या फिर राज का, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम ये देखें जो इंडियन का आपका जो पोर्शन था आपकी आर्मी में वो हमेशा से ही हाई रहा था, ठीक है। लार्ज नंबर्स ऑफ इंडियंस को रिक्रूट किया जाता था। इसका भी रीजन क्या कहा जाता है, बिकॉज जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे, ब्रिटिश जो ट्रूप्स थे वो काफी उनको आपका मेंटेन करना एक्सपेंसिव होता था, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर हम ब्रिटेन का पॉपुलेशन देखें, ठीक है ना, ब्रिटेन की पॉपुलेशन देखें वो भी आपकी पॉपुलेशन स्मॉल है या फिर लेस है, तो वो भी एक लिमिटेशन था कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ आपके सोल्जर्स को नहीं प्रोवाइड करवा सकती थी, ड्यू टू विच इंडियन जो आपके आर्मी थे और जो इंडियंस थे उनको आर्मी में काफी ज्यादा रिक्रूट किया जाता था, ठीक है ना। सो विद दिस वी कंप्लीटेड अवर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। So if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day and stay safe.